हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एंड सब में राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि एचसीएस के आज तक के जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको हेडिंग दिख ही रही होगी, इसमें सारे के सारे जैसे आपके 2003 से लेके 22 तक टोटल 7 पेपर्स हुए हैं जो लास्ट ईयर भी हुआ था। तो सारे पेपर्स का डिस्कशन हम इसमें रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 क्लासेस इसमें रहेंगी। पहली क्लास आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी और उसके बाद हर पेपर की लगभग एक क्लास रहेगी जिसमें ग्रामर डिस्कशन किया जाएगा, पैसेज डिस्कशन किया जाएगा और प्रेसेज डिस्कशन किया जाएगा। जो आपका पार्ट 3 है ऐसे, उसको हम लास्ट में सेपरेटली 2 और 3 क्लासेस के थ्रू वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड इन क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीर सर। वो चरखी दादरी से ही बिलोंग करते हैं एंड यहीं पे पढ़ाते हैं। पहले भी वीर सर हमसे जुड़े थे, तो अभी वीर सर ने कहा है कि वो सारे की सारी क्लासेस लेंगे, तो उस हिसाब से एंड वी होप कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। और जैसे जैसे क्लासेस अपलोड होती जाएंगी, अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी इनपुट है आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो वी विल वेलकम इट और आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर। ये आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। वीर सर प्लीज। नमस्कार सभी को। मैं आपके सामने आपका अपना वीर काद्यान हूँ और फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। जैसे सर ने बताया तो अपने पेपर है ना जितने भी एचसीएस के, उसके प्रीवियस ईयर का डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें हम जो अपना इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी आज की, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो क्लास में अपने देखेंगे कि लैंग्वेज में हम किस तरीके से अपने जो पेपर में आते हैं उनका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब शायद अपने पढ़ने पढ़ाने के जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। और अपने जो एचसीएस के पेपर हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 2003 से लेकर 2022 तक के 7 पेपर हैं टोटल, लगभग 10 क्लासेज का डिस्कशन अपन करेंगे, ठीक है। अब अपना जो पढ़ने का तरीका अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका डिस्कशन करेंगे। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, एक तो आप पेपर में क्या करते हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया उसकी हिंदी बनाकर या कुछ जो भी अप्रोचेबल आप किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा शायद वो आपके पेपर में आपका बेनिफिट हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। और उनके जो तरीके जो होंगे ना, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि सवाल कैसे आता है और सवाल कैसे आएगा और तरीका क्या होगा, वो हम जो अपने पेपर्स जो होंगे उनका डिस्कशन करेंगे, उनके साथ हम करते रहेंगे। तो चलो बच्चों, अब अपने पढ़ने की क्लास का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अपनी जो इंग्लिश है अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश अपने आप में क्या आपकी एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज आती है कहाँ से, सुनो ध्यान से, कोई भी लैंग्वेज आती है साउंड से, बोलने से लैंग्वेज आती है, ठीक है। और इंग्लिश में जो साउंड जनरेट होती है ना, वो जनरेट किससे होती है, 26 लेटर, या इसे को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। बाकी जो भी आगे का डिस्कशन होगा देख लेंगे हम, ठीक है। तो अपने जो पेपर का सॉल्यूशन रहेगा उसमें सबसे पहला जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। सबसे पहला जो हिस्सा बनेगा ना अपना, वो बनेगा वोकैबुलरी का। सबसे पहला जो हिस्सा बनेगा वो बनेगा वोकैबुलरी का। दूसरा बनेगा ना अपना, वो बनेगा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन का। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा कॉम्प्रीहेंशन का। और जो तीसरा जो मेन सेक्शन रहेगा वो रहेगा अपने ग्रामर का। इंग्लिश लैंग्वेज आपके पेपर के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, वोकैबुलरी का, कॉम्प्रीहेंशन का, और दूसरा कौन सा होगा अपना, ग्रामर के सेक्शन का। तो जो सबसे जो मेन जो फोकस रहेगा अपना, वो अपने कौन से सेक्शन के ऊपर रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और अपना वोकैबुलरी के ऊपर। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले जो लिख रखा है ना अपना, वो लिख रखा है वोकैबुलरी। मैं एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम एक एक को डीपली डिस्कशन करेंगे। जो वोकैबुलरी है, सबसे पहले पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, आपके सामने एक शब्द लिखा और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी व्याकरण में आपने स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल लेवल में, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको पढ़ा नहीं जा सके, अपठनीय, ठीक है, उसी को हम इंग्लिश में कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अपने पेपर में सवाल और पूछे जाते हैं अपने एग्जामिनेशन में। जैसे किसी एग्जामिनेशन में पूछ लेगा सिनोनियम्स, समानार्थी जो होंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे, सिनोनियम्स कहेंगे। हो सकता है सिनोनियम्स के साथ में अपने कुछ एंटोनियम्स का जिक्र किया जाए। और कुछ अपने पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ मुहावरे हैं, कुछ लोकोक्ति हैं, इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना,
पेपर में आपके सीधे नहीं पूछे जाते भाई, ये पूछे जाते हैं सेंटेंस में कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो और सेंटेंस के आधार पर अप्लाई करना है। ये तो हो गया वोकेबलरी का सेक्शन। सेक्शन तो और भी होता है वोकेबलरी में, जैसे स्पेलिंग टेस्ट हो गया अपना, ठीक है ना, और भी फ्रेजल वर्ब हो गया, वो अपने सिलेबस में हैं, लेकिन पेपर में बहुत रेयर चांस में पूछे जाते हैं। किसी पेपर का डिस्कशन करेंगे तब उनको देखेंगे। तो पहला पार्ट कौन सा होगा अपना, वोकेबलरी का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड नेक्स्ट वन इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगला जो लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है कॉम्प्रीहेंशन। जब मैं आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो अपने पेपर में जो सवाल आएगा ना यहाँ से, वो आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। सबसे पहला जो सवाल आएगा वो आएगा अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, सुनो। पेपर में दे देगा वो कोई भी पैसेज आपके सामने, और उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन चाटने होंगे, ठीक है। जैसे वो पेपर में मान लो उसने कुछ लाइन ऐसे लिख दी, और इस लाइन लिखने के बाद में ये तो होगा अपना पूरा का पूरा पैसेज। फिर वो पेपर में क्या करेगा आपके सामने, यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 लिख देगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देगा। इस तरीके से वो आपके सामने कुछ सवाल लिख देगा, ठीक है, कुछ सवाल लिख देगा और पूछ लेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अपने आप में कैसे और इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस पेपर में नहीं लिखे होंगे भाई, इतना याद रखना, ऑप्शंस पेपर में नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा पैसेज होगा और ये क्वेश्चंस होंगे अपनी। ये तो होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। अब बच्चा करता क्या है, सुनो, बच्चा करता है इनको लाइन मैच करके देखेगा। मान लो आपने इसमें से कुछ शब्द मिल गए और आपने यहाँ पर लाइन मैच करने की कोशिश की, तो अपने ऐसे तरीके नहीं पढ़ने, ठीक है भाई, लाइन मैच कर ली, लाइन मैच मिल गई तो उसको एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको तरीके सिखाऊंगा जब अपने पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो सवाल तैयार होगा अपना कौन सा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद में लगभग है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपने पेपर में लगभग कितने नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन का जो एरिया जो होगा अपना, वो होगा बच्चे ऐसे राइटिंग। एक बार बोलकर देखियो क्या लिखा आपके सामने, ऐसे राइटिंग। देखो जहां मैं आपको बोलूँ ना, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कैमरे में कोशिश करना मेरे साथ बोलो, क्योंकि लैंग्वेज कोई भी उठाओगे ना आप, तो लैंग्वेज बिना बोले समझ नहीं आती। तो कोशिश करना जहां मैं आपको बोलूँ वहां पर बोलने की कोशिश करना, ऐसे राइटिंग। और ये ऐसे राइटिंग लगभग अपने पेपर में कितने नंबर का पूछा जाता है, 30 नंबर का पूछा जाता है। ये तो हो गया अपना कौन सा सेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन। लेकिन इसमें एक मेन पार्ट और आएगा अपना, और इसकी मैं बात करूं आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, एक बार इसको सभी बच्चे बोलकर देखियो क्या लिखा आपके सामने, शाबाश बोल के देखो। इसकी एक तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करोगे, लगभग बच्चे बोलते हो प्रीसाइज, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी प्रेसी। बोलकर देखो एक बार शाबाश, प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी राइटिंग क्या होगा, इनका भी हम जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे अलग से। जैसे कोई पैसेज दे दिया, ठीक है, मान लो आपके पेपर में उसने कोई भी पैसेज दे दिया, और इस पैसेज के आधार पर वो आपसे बोल देगा, इस पैसेज के आधार पर वो आपसे बोल देगा कि इसका 1/3 करके आप अपने शब्दों में या किसी भी तरीके से कुछ लाइनें, और इसका 1/3 का जो हिस्सा है ना उसका डिस्कशन कर दो आप। तो ये तो कॉम्प्रीहेंशन का हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ऐसे राइटिंग कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का। अगला लिख रखा प्रेसी राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन देख लियो भाई एक बार, बाकी अपना जो पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल डीपली डिस्कशन कर देंगे। तो 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए, कौन सा, एक तो वोकेबलरी एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमने पढ़ लिया, अपना पैसेज क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे, ऐसे राइटिंग जो 30 नंबर का आता है। और अगला जो लिख रखा है ना, वो लिख रखा है प्रेसी राइटिंग। और जो प्रेसी राइटिंग होता है ना, ये अपने एग्जामिनेशन में कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का। अब अगला जो मेन सेक्शन है अपना, वो है ग्रामर का। ग्रामर में आपके क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे रीराइट करके, रीराइट द सेंटेंसेस, रीराइट द सेंटेंसेस। मान लो उसने कोई भी सेंटेंस लिख देगा, वो सुनना भाई, समझना, रीराइट सेंटेंस कैसे काम करेगा। वो सेंटेंस लिख देगा कोई भी आपके सामने, और वो गलत लिख के देगा आपके सामने। कोई भी सेंटेंस लिख दिया उसने और वो गलत लिख दिया, और जैसे उसने गलत लिखा ना, वो गलत लिखने के बाद पूछ लेगा कि इस सेंटेंस को आप रीराइट करो, ठीक है, रीराइट करो। गलत लिख रखा है, ठीक कैसे होगा ये, ठीक है। तो ये तो होगा अपना रीराइट द सेंटेंसेस। ग्रामर की मैं बात करूं तो थोड़े से अपने हम शुरुआत करेंगे ग्रामर की इंट्रोडक्शन से, फिर अपना वोकेबलरी का, कॉम्प्रीहेंशन का, जैसे जैसे स्टेबल रहेगा हम पढ़ते चलेंगे। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वी डिस्कस अबाउट ग्रामर सेक्शन। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ग्रामर है ये किस तरीके से काम करेगी और आपने पढ़ना कैसे है। तो अगली जो हेडिंग लिखोगे
वो आप इसमें अपने इसमें समझने की कोशिश करोगे और वो जिक्र करेंगे अपने ग्रामर के सेक्शन का। ग्रामर है ना, वैसे ग्रामर के टाइप तो कई होते हैं, लेकिन अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको। एक तो पहला जो हिस्सा होगा ना अपना, उसकी मैं बात करूं आपके सामने, पहला जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडवांस लेवल। पहला जो हिस्सा होगा ना अपना, वो कौन सा लेवल होगा? एडवांस लेवल होगा। और जो दूसरा जो लेवल होगा उसकी मैं बात करूं आपके सामने, तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एलिमेंट्री। उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एलिमेंट्री लेवल। ग्रामर के कितने हिस्से डिवाइड कर दिए? दो हिस्से। पहला कौन सा होगा? एडवांस, और दूसरा कौन सा होगा? एलिमेंट्री। जो एडवांस लेवल है बच्चे, जो एडवांस लेवल है, इसमें क्वेश्चंस कौन से आएंगे? सुनो, मीन्स टॉपिक कौन से आएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ना अपना, वो कौन सा रहेगा? टेंस। दूसरा जो टॉपिक रहेगा यहाँ से वो होगा अपना कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस अगला जो टॉपिक रहेगा। इसी में आपका कंडीशनल सेंटेंस के बाद में, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्वेश्चन टैग। और ये जो क्वेश्चन टैग है ना, ये पेपर में सीधा सीधा आपसे वो सेंटेंस लिख के ब्रैकेट में पूछ लेगा कि क्वेश्चन टैग बनाओ इसका। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आगे, जो पेपर का डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन टैग। इसी तरीके से ना अपना एक टॉपिक और आता है इसी लेवल में, इसको हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। और एक जो आएगा ना अपना, वो आएगा वॉइस और नरेशन। ठीक है, वॉइस और नरेशन, ये दोनों टॉपिक पेपर के लिए ना, टू टॉपिक्स, वॉइस एंड नरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये तो जितने भी टॉपिक लेके आपके सामने, टेंस से लेकर नरेशन तक की स्टोरी जितनी भी है, ये कौन से लेवल में आएगी? अपने एडवांस लेवल में। दूसरा जो लिख रखा है ना, वो लिख रखा है एलिमेंट्री। और इस एलिमेंट्री लेवल में हमसे जो सवाल पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं? 8 होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब इस एडवांस को, इस एलिमेंट्री लेवल का एक एक का डिस्कशन हम करेंगे, और पेपर के जो सवाल है ना, उन्हीं के आधार पर अपने फोकस करेंगे। तो अब अपने अगले पढ़ने की स्टोरी का जिक्र करेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने ग्रामर के सेक्शन का। और इस ग्रामर के सेक्शन में बच्चे हम जो जिक्र करेंगे, वो जिक्र करेंगे कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे आपके सामने एक टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए इनका। सबसे पहला एक टॉपिक का नाम लिखा, और इसको हम कहेंगे, एक बार बोलकर देखो, टेंस। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो मैं बोलूँ तो बोलने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आपका जो माइंड सेट है वो अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, वो कौन सा है? टेंस। टेंस से, और दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है, लेवल जो होगा अपना, पहले वो कौन सा होगा? एडवांस्ड लेवल का जिक्र करेंगे। ठीक है, एडवांस्ड लेवल का जिक्र करेंगे। तो टेंस के बाद में जो टॉपिक हमने अभी भी डिस्कशन किया, वो कौन सा किया? कंडीशनल सेंटेंस। और अगला जो हमने डिस्कस किया ना बच्चे, वो डिस्कस किया था कौन सा? अपना बोलकर बताओ एक बार, मॉडल ऑक्सिलरी। और अगला जो हमने डिस्कस किया इसमें, वो हमने डिस्कस कौन सा किया था? अपना क्वेश्चन टैग। एक बार बोलकर देखियो, क्वेश्चन टैग। और अगला इसे में हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था अपना एक तो वॉइस, और एक हमने पढ़ा अपना कौन सा? नरेशन। तो ये टॉपिक जितने भी लिखे ना आपके सामने, ये कौन से लेवल में आ गए अपने? कौन से लेवल में आ गए अपने? ये आगे एडवांस लेवल में। ठीक है, इनकी मैं आपके सामने छोटी छोटी डेफिनेशन बता देता हूँ। अपने आप में होते क्या? टेंस जो होते हैं ना, इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसकी मैं बात करूं आपके सामने, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टाइम ऑफ एक्शन। क्या कहेंगे? बोलकर बताओ एक बार, टाइम ऑफ एक्शन। देखो, इनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे एक बार, लेकिन जो टेंस लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टाइम ऑफ एक्शन। और इस टाइम ऑफ एक्शन का जिक्र करूं मैं आपके सामने, तो पहले पेपर में जो सवाल आते हैं ना, उनके देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इरेज हो गया, ठीक कर देते हैं अपन। टेंस टॉपिक कौन सा? अपना टेंस। और जो डेफिनेशन लिखी थी आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टाइम ऑफ एक्शन। पेपर में सवाल कैसे आते हैं उनका जिक्र करेंगे। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, मैं सेंटेंस लिखूं, मैं कहूं आपके सामने, आई हैव हैड। जो सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, उसमें एक बार आप कोशिश करना कि ठीक क्या कर सकते हो, ठीक कैसे करोगे। ठीक है, आई हैव हैड माई डिनर एन आवर अगो। जैसे ये सवाल लिख देगा पेपर में,
रीराइट के सेंटेंस आते हैं ग्रामर से, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। और वो सेंटेंस कैसे होंगे अपने, रीराइट, यानी गलत लिख के दे देगा और हमने क्या करना है उसको ठीक करना है। रीराइट द सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस लिखा आपके सामने ये गलत लिख रखा है और इसको ठीक करना है। कुछ एक दो सवाल और लिख रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि साथ के साथ आप इसको ठीक करते चलोगे, देख लो एक बार, ठीक है। जो सेंटेंस लिखिए एक बार कोशिश करो इनको ठीक करने का, ठीक है। इस तरीके से पेपर में लिख के दे देगा वो, और वो पूछ लेगा कि जो सवाल लिख रखे आपके सामने गलत है, ये ठीक है, और ठीक कैसे करोगे, ये तीनों की तीनों गलत लिख रखी हैं। और इनकी ठीक करने की बात आई ना, तो मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगा कि आप अपने मेथड को आप सेकंड्स में कैसे अप्लाई करोगे। जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस लिख रखा, आई हैव एड माई डिनर एन आवर अगो, इसमें आपके सामने कीवर्ड लिखा मिला कौन सा, अगो। तो इस जैसे टेंस जो होते हैं ना, तो उसके टेंस के बेसिकली हम 3 लेवल पढ़ते हैं, जैसे बेसिक लेवल हो गया, मॉडिफाइड हो गया, और जो तीसरा जो होगा ना अपना वो कौन सा होगा, शॉर्टकट का होगा। जो पहला सेंटेंस लिख रखा, आई हैव एड माई डिनर एन आवर अगो, तो अगो की वजह से कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट। उम्मीद करूंगा इतना बेसिक आपका क्लियर होगा। आप अपने एक स्टैंडर्ड तो खुद का होता ही है, तो अपने एक अच्छे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो इतनी नॉलेज आपके अंदर होगी कि टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसमें जो आपका अगो लिख रखा है ना, तो इसकी वजह से टेंस कौन सा आना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट। लेकिन इसमें जो लिख रखा है ना वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है एज और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। तो अगो जैसे ही लिखा मिला तो हमें एव की जरूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस होगा, आई हैड माई डिनर एंड आवर अगो। तो अगो की वजह से पूरा का पूरा ये खेल चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इसको रीराइट कर देंगे, आई हैड माई डिनर एंड आवर अगो। तो ये सेंटेंस हो गया ठीक। अब जो सेंटेंस नंबर 2 है, मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तरीके हम आपको बिल्कुल डीपली डिस्कशन करते चलेंगे जब अपना पेपर का डिस्कशन करेंगे। पहला दूसरा लिख रखा है, उदित हैज बीन राइटिंग पोएम सिंस ही हैज लेफ्ट द कॉलेज। एक शब्द लिखा आपके सामने सिंस, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा और इसको हम कहेंगे सिंस, क्या कहेंगे बोलकर बताओ, सिंस। और सिंस कहीं पर भी लिखा मिले ना, तो उसके पहले हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रीजन बताऊंगा डिस्कशन के दौरान। और इसके बाद में हम यूज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज करोगे यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट। तो सिंस के पहले तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल ओके, लेकिन इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, कौन सा टेंस यूज करेंगे हम, पास्ट इंडिफिनिट। ऐसे सवाल रीराइट करने के लिए आते हैं। अब जो तीसरा जो लिख रखा है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में भी इस टाइप का सवाल पूछा गया है। और जो ये आपके सामने लिख रखा, बिफोर आई फेस्ड द प्रॉब्लम आई बिकम नर्वस, ये बेसिकली अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। और जैसे इसको ठीक करोगे ना, अब एक बात बताओ, पहले आप फेस को प्रॉब्लम करोगे या पहले आप नर्वस होगी। तो आपने शायद कहने की कोशिश की कि सर पहले तो हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फेस। ए, तो ए का मीनिंग निकलेगा एंटीसीडेंट। ए का मीनिंग जो है ना यहाँ पर बच्चे, वो क्या अपने आप में एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या होगा, सुनो, जो कोई काम पहले हुआ उसको क्या कहोगे, एंटीसीडेंट। और जो कोई काम बाद में हुआ ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे, ठीक है, बाद में हुआ, ठीक है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कौन सा होगा, पहले प्रॉब्लम को क्या करो, फेस करो, और उसके बाद में क्या हो गया आप नर्वस, और ये क्या होगा, प्रेसिडेंट। और इसमें एक शब्द लिख रखा कौन सा, बिफोर। और इस बिफोर के आधार पर है ना पूरी की पूरी कहानी चेंज होगी। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, जैसे कहीं पर भी अपने पेपर में, सुनना मेरी बात ध्यान से, कहीं पर भी अपने पेपर में लिखा मिले आफ्टर, क्या लिखा हो बोलकर बताओ, आफ्टर। और हो सकता है आफ्टर की जगह बिफोर भी लिखा हो, तो इसके पहले यूज करेंगे एंटीसीडेंट और बाद में यूज करोगे किसका, प्रेसिडेंट का। एंटीसीडेंट में जो टेंस होगा ना वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और प्रेसिडेंट में जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आपके सामने व्यू है, देख लो एक बार। तो इसमें आपने देखा कि एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट, और इसी के अपोजिट जाओगे तो हम
बिफोर की जब बात करते हैं ना, बिफोर की जब बात करोगे तो अब इनको एक्सचेंज कर दो, यहाँ पर कर दो प्रेसिडेंट और यहाँ पर कर देंगे एंटीसीडेंट, तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें शब्द लिखा बिफोर, बिफोर में आपने एंटीसीडेंट, आफ्टर के बाद में एंटीसीडेंट आना चाहिए, हाँ और ना। तो करेक्ट सेंटेंस जब लिखोगे ना, तो एक तो लिखो आप इसमें बिफोर को यहां से हटा दो, ठीक है। ये तो अपना क्या होगा प्रेसिडेंट और ये क्या होगा एंटीसीडेंट इसमें आपका। तो आपने लिखने की कोशिश की बिफोर की जगह क्या लिख दोगे आफ्टर, पर इसमें आपके सामने लिख रखा आई फेस द प्रॉब्लम। एंटीसीडेंट में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो यहां पर लिखने की कोशिश करोगे आई हैड फेस्ड द प्रॉब्लम, और इसमें बिकम मी इसकी जगह क्या होना चाहिए बिकेम, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है बिकेम। पेपर में ऐसे ही तो गलत लिख के देगा वो, पर आपने बच्चे ठीक करने होंगे। तो ये तो हो गया एक टेंस का इंट्रोडक्शन, पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जो उठाएंगे ना, वो उठाएंगे अपना कंडीशनल सेंटेंस। एक बार देख लो पेपर का डिस्कशन, कोई सवाल मिलेगा तो अपने शॉर्टकट तैयार करते रहेंगे एक बार, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन किसका हो गया अपना टेंस का। टेंस के बाद में अब अपनी अगली जो हेडिंग लिखोगे ना, इसी में अगला जो टॉपिक जो अपना ग्रामर के सेक्शन का सेकंड टॉपिक की मैं बात करूं, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस। बोलियो एक बार शाबाश। कंडीशनल सेंटेंसेस की मैं बात करूं आपके सामने, तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। हो सकता है किसी ने पहली बार नाम सुना हो, जैसे मैं कहूं आपके सामने आज मौसम सुहावना है। चलो कोई और एग्जाम्पल उठाता हूं, मैं कहूं आपके सामने यदि आज बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं कहूं आपके सामने यदि आज बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पेपर क्वालिफाई होगा। कंडीशन बताना कौन सी है, पहले कठिन मेहनत करोगे फिर क्या होगा पेपर क्वालिफाई होगा। फिर हमने पढ़ा अपना कि यदि आज बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, पहले क्या होगी बारिश और उसके तुरंत बाद कहाँ नहीं जाऊंगा मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा। तो बच्चे अपने कंडीशनल सेंटेंसेस का जिक्र करेंगे। अब पेपर में जो सवाल मिलते हैं ना, उनके आधार पर मैं एक सवाल लेकर आऊं आपके सामने, देख लियो एक बार, आप उसको ठीक कर सकते हो तो ठीक है। रीराइट की बात हो रही है ग्रामर के सेक्शन की। मैं कहूं आपके सामने इफ रेनो डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। ये आपके सामने लिख रखा है, आप इसको एक बार रीराइट करने की कोशिश करो। सेंटेंस लिख रखा है इफ रेनू डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। बच्चे जो सवाल लिखा आपके सामने, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट बताता हूं, उसको सुनना। यदि आपके एग्जामिनेशन में कहीं पर भी लिखा मिले इफ, बोलकर देखो एक बार इफ, और इफ के साथ में कहीं पर भी लिखा मिले नॉट, तो मर्ज करके है ना उसको बना दोगे, वो बना दोगे अनटिल। क्या बना देंगे बोलकर बताओ अनटिल। और अनटिल एक ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस में किस चीज को बताएगा कंडीशन को, ठीक है। किस चीज को बताएगा कंडीशन को। शायद ये विजिबल है नहीं तो दूसरा कलर ले लेते हैं। यदि हमारे सामने कहीं पर भी लिखा मिले टिल, क्या लिखा हो टिल, और नोट लिखा मिले, तो मर्ज करके एक शब्द बना देंगे कौन सा अनटिल। और ये बेसिकली जानकारी देगा किस चीज की हमें टाइम की। देखो एक तो शब्द बना अनटिल और एक ऊपर सॉरी ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो इसमें अनटिल नहीं, इसकी जगह जो आएगा ना बच्चे, इसकी जगह जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे अनलेस का, ठीक है। इसमें हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे अनलेस का। इफ और नॉट को मर्ज करोगे तो अनलेस, और टिल और नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना अनटिल बन जाएगा। और अनटिल टाइम को बताएगा, और ये किसको बताएगा कंडीशन को। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, इसमें एक शब्द लिखा मिला कौन सा इफ, और एक शब्द लिखा कौन सा नॉट, और दोनों को मर्ज करके ना आपने एक शब्द बना दिया, और वो कौन सा बना दिया अनलेस। कौन सा बनाया अनलेस। तो रीराइट करोगे तो लिखा अनलेस रेनू। अब एक बात समझना, जैसे ही नोट हट गया तो हमें डज की भी कोई जरूरत नहीं है, तो लिखा अनलेस रेनू। इसके बाद में लिखने की कोशिश की वर्क्स हार्ड, और इसके बाद में कोमा सी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आया होगा सर इस नोट का क्या करना, भाई कोमा लगा के एक अलग सेंटेंस है, इसका उस अनलेस से कोई लेना देना है नहीं। तो ये तो होगा रीराइट का सेंटेंस। जैसे एक सवाल और लिखूं मैं आपके सामने, और इसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं हम। कंडीशनल सेंटेंस से भी आपके पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। मैं कहूँ आपके सामने
इफ सा हिम, एक सवाल लिख रहा हूं, देखियो एक बार, मैं कहूं आपके सामने इफ सी सा को हटाओ, इसमें लिखो वाच। मैं कहूं आपके सामने इफ सी वाज हिम ही विल कैरी आउट द ऑर्डर्स। बच्चे एक काम करो, जो सवाल लिख रखा है आपके सामने एक बार इसको ढंग से देखो और इसको ठीक करने की कोशिश करो। सवाल लिख रखा है इफ सी सा हिम्स ही विल कैरी आउट द ऑर्डर्स कि ये ठीक कैसे होगा। पेपर में दो तरीके से आता है, इसी सवाल को हम एक इन्वर्जन के आधार पर भी तैयार कर सकते हैं। जो इस सवाल लिख रखा है ना, एक बार शाबाश कोशिश करो, गौर फरमाओ इसको ठीक करने की कि ये सवाल लिखा होता तो हम कैसे काम करते अपने एग्जामिनेशन में। इफ सी सा हिम ही विल कैरी आउट द ऑर्डर्स, ये अपने आप में गलत सेंटेंस है पूरा का पूरा। और जैसे ही ठीक करोगे ना, इफ सी की आवाज नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए वर। अब आपको यही नहीं पता होगा कि वर किसकी वजह से है, क्योंकि आप एक बात रटे बैठे हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी प्लूरल होगी। लेकिन समझाएंगे आपको वर्ब, इसके बाद में आपका इम नहीं, इसकी जगह क्या लिखोगे ही, और यहाँ पर जो सी लिख रखा ना, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सी। ऐसा क्यों हुआ हम डिस्कशन के दौरान पढ़ेंगे, पेपर के दौरान, ठीक है ना। ये बेसिकली इमेजिनेशन को बताता है, यदि ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। तो इसका यदि मैं आपके सामने बनाऊं बच्चे इन्वर्जन, सुनना ध्यान से, यदि इसी का मैं बनाऊं आपके सामने, वो बनाऊं इन्वर्जन, बोलियो एक बार क्या लिखा आपके सामने इन्वर्जन। वो पेपर में इसी सेंटेंस को इन्वर्जन के आधार पर भी पूछ लेगा। इन्वर्जन होता क्या, सुनो, आपने तो शायद नहीं नाम सुना हो इसका, सुना है तो भी अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। मैं कहूँ आपके सामने कि किसी भी सेंटेंस में, सुनना मेरी बात को ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। किसका यूज करो, हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन लास्ट में यूज नहीं करेंगे किसका, क्वेश्चन मार्क का। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लेकिन लास्ट में यूज नहीं करेंगे हम किसका, क्वेश्चन मार्क का। भाई क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया तो अपने आप में क्या हो गया आपका एक इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन हमने तो क्या तैयार करना है कि इन्वर्जन तैयार करना है। इन्वर्जन की जब हम बात करें तो इसका पहले तो मैं इसकी सीधी सीधी स्टेटमेंट जो आपको पढ़ाई है वो लिख रहा हूं। पहले लिख रखा है इफ सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, दोबारा से आपके सामने इसी में लगा के कोमा, तो आगे जो शुरू कर रखा है ना वो कर रखा है सब्जेक्ट प्लस में, इसमें विल की जगह है ना बच्चे, इसमें विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। इसका भी हम करेंगे जिक्र। तो सब्जेक्ट प्लस में आपने लिखने की कोशिश की यहाँ पर वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आगे सेंटेंस होता है एज इट इज लिख देते हो, कुछ नई बात नहीं लिखी, जो सेंटेंस था उसी को आपके सामने पेश कर दिया है। बच्चे अब सुनना ध्यान से, इसका यदि इन्वर्जन तैयार करोगे आप, यदि इसका इन्वर्जन तैयार करोगे तो इन्वर्जन में यूज नहीं करेंगे किसका, इफ का। इन्वर्जन होता है क्या, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के पहले क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन लास्ट में यूज नहीं करेंगे किसका बच्चे, क्वेश्चन मार्क का हम यूज नहीं करेंगे। और क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करोगे तो जैसे इसको लिखने की कोशिश की आपने तो लिखा वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में, इनको नाम दे देते हो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, और इसी सब्जेक्ट 1 का जिक्र किया तो दोबारा से हमने क्या लिख दिया सब्जेक्ट 1 और इसके बाद में लिखा आपने सब्जेक्ट 2 लगा के कोमा सब्जेक्ट 1 प्लस में आपने लिखने की कोशिश की वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चे का दिमाग यहीं पर खराब हो जाता है। एक साथ कितने सब्जेक्ट दिखेगा, वो 3 सब्जेक्ट हैं। देखो यहाँ पर एक साथ आपके सामने कितने सब्जेक्ट हैं, 3। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस के दौरान जब हम अपनी जो पेपर का डिस्कशन करेंगे तो हम उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ये गलत नहीं है। तो इसका इन्वर्जन यदि लिखोगे ना पे, जो सेंटेंस लिख रखा है इसका इन्वर्जन लिखोगे तो इफ की तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो लिखने की कोशिश की वर, आपने लिखा सी, दोबारा लिखा ये सी, और इसके बाद में लिखा आपने वुड कैरी आउट द ऑर्डर्स, ये बनेगा इसका इन्वर्जन। और बच्चे को रीराइट करने के लिए सवाल दिए जाते हैं, और ये वो सवाल हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के भी दिमाग को हिला देते हैं भाई, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक कंडीशनल सेंटेंस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब आपके सामने चलो एक सवाल और लिख देता हूं मैं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस का ही, और उम्मीद करूंगा कि आप उसको एक बार जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है। देख लियो एक बार, आप जो भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है।
कंडीशनल सेंटेंस का एक सवाल और लिखो, मैं कहूँ आपके सामने, इफ सी हैड डोनेटेड, इफ सी हैड डोनेटेड ब्लड, शी वुड टेक इट्स बेनिफिट। क्या इस सेंटेंस में कोई दिक्कत हो सकती है, बताना एक बार, देखो एक बार शाबाश, क्या इसमें कोई दिक्कत हो सकती है? भाई जो सेंटेंस लिखा है ना पूरा का पूरा गलत लिख रखा है आपके सामने, और जैसे इसको ठीक लिखोगे ना, पहले तो ब्लड को डोनेट करेगी, उसके तुरंत बाद उसको क्या मिलेंगे, बेनिफिट। ये जो लिख रखी है ये बेसिकली अपने आप में क्या है, कंडीशन, और ये क्या होगा आपके रिजल्ट होगी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या है, दो सेंटेंस होंगे, एक में कंडीशन और दूसरे में क्या होगी, रिजल्ट होगी। अब जो मैं बात बताऊं उसको समझना एक बार। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने कहा आपके सामने, कंडीशनल सेंटेंस में एक नहीं कितने सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे, एक में कंडीशन दूसरे में क्या लिखा होगा, रिजल्ट। और हमेशा कंडीशन के पहले यूज करेंगे किसका, इफ का। यदि कंडीशन में टेंस लिखा मिले प्रेजेंट इंडिफिनिट, बोलियो एक बार शाबाश, कौन सा टेंस लिखा मिले, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो रिजल्ट में जो यूज करेंगे ना बच्चे, वो कौन सा टेंस यूज करोगे, फ्यूचर इंडिफिनिट। यदि कंडीशन में हमारे सामने टेंस लिखा मिले, वो लिखा मिले पास्ट इंडिफिनिट, कौन सा वो बोलो एक बार, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, और रिजल्ट में यूज करोगे ना, वो यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। किस में यूज कर दोगे, जब कंडीशन में क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट। यदि हमारे सामने इसी में बच्चे समझना, एक तो लिखा कंडीशन और दूसरा क्या लिखा, रिजल्ट। यदि कंडीशन में टेंस हो हमारे सामने पास्ट परफेक्ट, कौन सा टेंस हो बोलकर बताना एक बार, पास्ट परफेक्ट, एड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो, तो रिजल्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीजन हम पढ़ते चलेंगे, फिलहाल के लिए तो एक तुक्का, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली शॉर्टकट तैयार कर दिए। कंडीशन में टेंस देखना कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट कंडीशन में लिखा मिला ना, तो इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको यहां से हटाया, और इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, वुड हैव प्लस में लिखा आपने टेकन, करेक्ट सेंटेंस होगा इफ सी हैड डोनेटेड ब्लड सी वुड हैव टेकन इट्स बेनिफिट। ये तो इंट्रोडक्शन था ना, वो इंट्रोडक्शन होगा अपना किसका, कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक जो लिखोगी, अगला जो टॉपिक एक बार देख लो इसको आप अच्छे से, किसी बच्चे का कोई मतलब डाउट मेरे हिसाब से तो बचेगा नहीं, इसमें ध्यान से समझोगे तो आप। ठीक है, अगला जो होगा अपना वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, देख लिया होगा आपने। अगला जो टॉपिक जो होगा बच्चे, अगला जो टॉपिक जो होगा ना अपना, उसकी मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ से भी पेपर में कई तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, सवाल लिख रहा हूं, उसके ऊपर जरा गौर फरमाने की कोशिश करना। मैं कहूँ आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूँ आपके सामने इफ सी वर्क्स हार्ड so that she can qualify the exam। बच्चे एक सवाल लिखा आपके सामने, और जो सवाल लिख रखा है इफ सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी कैन क्वालिफाई द एग्जाम। अब एक बार ये देखो कि सवाल लिख रखा है, आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो, शाबाश, जस्टिफाई करो एक बार, कोशिश करो एक बार। ठीक है, अब बच्चे क्या करेगा, इसको हिंदी बनाएगा, इफ यदि सी वर्क से करती हार्ड तो दैट, नहीं पता छोड़, कैन, जो भी लिख देते हो, ऐसा नहीं करना आपने। आपके सामने जो सवाल लिख रखा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे, एक बार सभी बच्चे बोलकर बताओ क्या लिखा, पर्पस, बोलना एक बार, पर्पस, एक बार फिर से बोलो, पर्पस। होता क्या है, मैं कहूं आपके सामने आपने रेड शर्ट पहनी ताकि खूबसूरत लगो, आप कठिन मेहनत करते हो ताकि पेपर को क्वालिफाई कर सको। दो वाक्य बोले, एक बार दिमाग लगाओ, कितने सेंटेंस हैं, आपने कहा सर इसमें जो आपने बोले ना, इसमें तो बेसिकली एक नहीं कितने सेंटेंस हैं, बोलकर बताओ, दो सेंटेंस हैं। यदि मैं कहूं आपके सामने, सुनना ध्यान से, आपने रेड शर्ट पहनी ताकि खूबसूरत लगो। ठीक है, रेड शर्ट पहनना एक्शन हुआ, खूबसूरत लगना उद्देश्य हुआ आपका, कठिन मेहनत करते हो एक्शन हुआ, पेपर को क्वालिफाई करना अपने आप में क्या होगा कि
पर्पस होगा अपना, उद्देश्य होगा। तो आपके सामने एक बात आपने नोटिस की होगी, इन सभी को जो कनेक्ट कर रही है ना, वो कनेक्ट कौन कर रही है? कंजंक्शन। समझना, इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज है, तुक्के लगाने से काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपने। कंजंक्शन, और कंजंक्शन की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसके पहले तो लिखा होगा ना, वो लिखा होगा एक्शन, और इसके बाद में जो लिखा आपके सामने वो क्या लिखा? पर्पस। बोलकर देखो, पर्पस। आपने कठिन मेहनत की ताकि पेपर को क्वालिफाई कर सको। कठिन मेहनत करना अपने आप में क्या है? एक्शन, और कंजंक्शन अपने आप में ताकि, और पेपर को क्वालिफाई करना क्या आपका? उद्देश्य। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, यदि एक्शन प्रेजेंट में हो बच्चे, यदि एक्शन प्रेजेंट में हो तो आगे मॉडल यूज करेंगे मे का, और यदि एक्शन पास्ट में हो तो आगे मॉडल यूज करेंगे किसका? माइट का। सुनो, यदि हमारे सामने यही लिखा हुआ एक्शन जो है, आपके सामने जो लिख रखा है, यही जो एक्शन है, यदि ये एक्शन आपके सामने लिखा हुआ एक्शन प्रेजेंट में हो, किस में हो बोलकर बताओ? प्रेजेंट में। और कंजंक्शन के नाम पर हमें एक शब्द लिखा मिलेगा, कौन सा? सो दैट। तो आगे यूज करेंगे, वो यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में मॉडल कौन सा? में। और एक बात याद रखना, पूरी इंग्लिश में किसी भी मॉडल के बाद में हमेशा यूज करेंगे हम किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जिक्र करेंगे। यदि यही एक्शन हमारे सामने बच्चे पास्ट में हो, किस में हो बोलकर बताओ? पास्ट में। तो आगे जो हम यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में। मे की जगह क्या लिख दोगे? माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा वर्क्स, प्रेजेंट की बात कर रहा है, बोलो हाँ। प्रेजेंट की बात कर रहा है, सो दैट कंजंक्शन लिखी, तो कैन की जगह क्या लिख दोगे? यहाँ पर मे लिख दोगे। लेकिन इसी में मैं आपके सामने थोड़ा सा चेंज कर दूं, और इस वर्क्स की जगह लिख दूं मैं आपके सामने वर्ड, और जैसे वर्ड लिखा तो मैं नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? माइट। ऐसे ही तो रिराइट करने हैं, गलत लिख के देगा और आपने ठीक करने हो सवाल। इसी तरीके से आपके सामने मैं कहूं कि इसको लेस्ट से चेंज करो। एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, यदि सो दैट की जगह आपके सामने एक शब्द लिखा LEST, बोलिए एक बार, क्या कहोगे इसको? लेस्ट। बोलना एक बार, लेस्ट, लिस्ट नहीं, लेस्ट। लेस्ट की मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही मॉडल यूज करते, इसके साथ में कौन सा? शुड। और इसके साथ में नोट का यूज नहीं करते क्योंकि खुद नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और इसके साथ में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे नेगेटिव सेंस की वर्ब। याद रखना इस बात को, किसका यूज करोगे? नेगेटिव सेंस की वर्ब। अब इसका मीनिंग तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इसको मैं आपके सामने चेंज कर दूं, और वो चेंज कर दूं इसी से, किससे? लेस्ट से। तो लिखने की कोशिश करोगे आप सबसे पहले, इफ सी वर्क्स हार्ड, और सो दैट की जगह लगा दिया मैंने एक शब्द लेस्ट, और आपने लिखा सी। जैसे ही लेस्ट लिखा तो मॉडल कौन सा होगा अपना? शुड। और शुड के बाद में क्या लिखेंगे हम? नोट की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने क्वालिफाई की नेगेटिव कौन सी होगी? डिसक्वालीफाई। और इसके बाद में लिखने की कोशिश करोगे यहाँ पे, वो लिखा द एग्जाम। ये होगा अपना रीराइट। ऐसे ही तो पेपर में रीराइट करने होते हैं। पेपर सेटर किसी तरीके से घुमा दे, हम जितने भी अप्रोचेबल अपनी स्टोरी हो सकती है, जो अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके हो सकते हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। ये इंट्रोडक्शन होगा अपना किसका? एक मॉडल ऑक्सिलरी का, ठीक है ना। अब आपके सामने मैं जिक्र करूंगा ना, वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। और अगला जो टॉपिक जो होगा अपना, वो कौन सा होगा? वॉइस, ठीक है। एक बार इसको देख लो, कहीं किसी बच्चे के कोई दिक्कत वगैरह है तो एक बार बता देना मेरे को, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है भाई। तो अगली जो हेडिंग लिखोगे, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी हो गया अपना, देख लिया होगा आपने। अगला जो होगा ना अपना, उसकी मैं बात करूं तो इसी में, तो इसमें आप लिखोगे इसी में। अगली जो अपनी स्टोरी का डिस्कशन करेंगे, टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन है, बेसिक पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो कौन सा होगा? अपना वॉइस का। बच्चे मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, और उम्मीद करूंगा कि आप एक बार उनको कोशिश करोगे चेंज करने की। जैसे भी ठीक गलत जैसे भी होते हैं ना आपसे, वो एक बार चेंज करने की कोशिश कर लेना भाई, ठीक है। जैसे भी आपसे चेंज होते हैं वो चेंज कर लियो एक बार, ठीक गलत उम्मीद करूंगा कि कोशिश करोगे आप, ठीक है। कोशिश करो, जो सवाल लिख रखा है एक बार इसको चेंज कैसे कर सकते हो आप।
सवाल लिखे आपके सामने, एक बार जो चेंज कर सकते हो वॉइस, वॉइस से आपके लगभग प्रीवियस ईयर की उठा के देखोगे ना तो लगभग अपने पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। और जितना लेवल उठ सकता है हम आपके सामने उतना लेवल उठाऊंगा। सवाल लिख रखे हैं, 4 सवाल लिख रखे हैं, वॉइस का डिस्कशन आपके सामने है, तो एक बार जो चेंज कर सकते हो आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो एक सवाल और लिख देता हूँ आपके सामने, जिसके हो सकता है एक से ज्यादा भी पैसे बन जाए, दो दो भी पैसे बन जाए, ठीक है। देख लियो भाई। सेंटेंस लिख रखा है 5वां, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। एक बार जो पैसिव बना सकते हो बनाने की कोशिश करो। आपने लिख भी लिए होंगे और अपनी चेंज भी करते रहोगे आप, ठीक है। तो अब अपना जो डिस्कशन है वो पढ़ेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, जो तरीके इतने तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो मैं बोलूँ आप उसको अच्छे से कैप्चर कर लोगे। सेंटेंस नंबर 1 लिख रखा, माय फ्रेंड हैज डिसाइडेड दैट राहुल विल फाइनलाइज द टीम। ये बेसिकली एक्टिव वॉइस है और इसकी बनानी है ना वो बनानी है पैसिव वॉइस। अब जो पैसिव जैसे ही बनाओगे इसका, तो मैं आपसे पूछूं माय फ्रेंड हैज डिसाइडेड व्हाट, तो आपने रिप्लाई देने की कोशिश की व्हाट का, तो आपने रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई दिया व्हाट का, व्हाट का रिप्लाई दिया, तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव। अब जिसको नॉलेज नहीं है ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव की सुनना, जो वर्ब होती है वो एक्शन करती है, दो तरीके में डिवाइड होती है, ट्रांजिटिव और दूसरा कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा हो, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ कौन सी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। यदि वर्ब के बाद में रिप्लाई मिले व्हाट का या का, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। और वर्ब के बाद में रिप्लाई मिले वेयर का, हाउ का या व्हेन का, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। आपने ये भी जरूर इतनी नॉलेज होगी कि ट्रांजिटिव जो है उसका तो पैसिव बनता है और इंट्रांजिटिव का कभी भी क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। तो व्हाट का रिप्लाई दिया तो ट्रांजिटिव। मैं आपसे पूछूं राहुल विल फाइनलाइज व्हाट, तो व्हाट की मैं बात करूं आपके सामने, टीम का रिप्लाई दिया तो ये भी वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव। यानी एक सेंटेंस में कितने सेंटेंस होगी, 2 सेंटेंस होगी, और दोनों में आपने देखा कि दोनों के दोनों ट्रांजिटिव है, तो दोनों का क्या बनेगा, पैसिव। और जैसे पैसिव बनाओगे ना तो इसके लिए एक डमी सब्जेक्ट उठाओगे, और जो डमी सब्जेक्ट होगा वो डमी सब्जेक्ट कौन सा होगा अपना, तो लिखने की कोशिश की। सबसे पहले आपने इट, टेंस कौन सा हुआ, एज डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करेंगे किसमें, हैज बीन, और आपने लिखने की कोशिश की डिसाइडेड, डिसाइडेड, और इसके बाद में लिखे प्रीपोजिशन माई, बाई। प्रीपोजिशन बाई का यूज क्यों किया, क्योंकि अपने आप में यहाँ से काम हो रहा है ना, वो एक लिविंग बीइंग का है, बाई। और आपने लिखने की कोशिश की माई फ्रेंड, और अब लिखने की कोशिश करोगे आप दैट, और दैट के बाद में दोबारा से देखो इसका भी पैसिव बनेगा क्योंकि वर्ब कैसे होगी, ट्रांजिटिव। तो लिखने की कोशिश की दैट टीम, आपने विल फाइनलाइज, टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, और फ्यूचर इंडिफिनिट हुआ तो लिखने की कोशिश की विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड बाय राहुल। ये तरीके सीखने हैं आपने, विद इन सेकेंड्स में आंसर आए, पेपर सेटर चाहे कितना भी घुमा दे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगला जो दूसरा लिख रखा है 2 नंबर के ऊपर, द रूम वाज क्लीन, अच्छा है। पहले तो ये देखो कि एक्टिव है या पैसिव है, आप जस्टिफाई करो, शाबाश। पहले तो ये देखो कि सेंटेंस नंबर 2 में एक्टिव या पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस बताता हूं। एक्टिव वॉइस में की डेफिनेशन होती है डूअर इज इंपोर्टेंट देन द वर्क डन, और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन होती है द वर्क डन इज इंपोर्टेंट मोर देन द डूअर। डूअर क्या होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, इसको हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर कहेंगे। द रूम वाज क्लीन, इसमें हिंदी में मैं जिक्र करूं एक्टिव वॉइस वो होगी जिसमें काम करने वाला जरूरी होगा, और पैसिव वॉइस वो होगी जिसमें किया गया काम जरूरी होगा। जैसे मैं आपके सामने 2 हिंदी के वाक्य बोल लूं, मैं कहूं लड़के ने अखबार बांटे, सेंटेंस 1, अखबार बांटे गए, सेंटेंस नंबर 2। लड़के ने अखबार बांटे तो इंपोर्टेंट कौन हुआ, लड़का, और लड़का इंपोर्टेंट हुआ तो कौन सी वॉइस होगी, वो अपनी एक एक्टिव वॉइस होगी। लेकिन मैंने कहा आपके सामने अखबार बांटे गए, काम किया गया जरूरी होगा तो कौन सी वॉइस होगी, पैसिव वॉइस। अब एक बात बताना, रूम को साफ करने का काम क्या कोई टीचर करता है, आपने कहा सर नहीं। क्या कोई स्टूडेंट करता है, नहीं। क्या कोई पुलिस वाला करेगा, नहीं। रूम को साफ करने का काम जो है ना वो काम कौन करेगा, अपना क्लीनर। अब ये जो लाइन लिखी यही आपके सामने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था प्रीसी राइटिंग का, उसमें भी काम आता है। वैसे इस कंप्लीट सेंटेंस को लिखना चाहो ना, कंप्लीट सेंटेंस को लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाय द क्लीनर,
कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, बाय द क्लीनर। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, प्रीसी राइटिंग में भी काम आएगा कि कौन से वॉइस का यूज करो, किसको हमें छोड़ना है। 1/3 का जो हिस्सा होता है ना उसमें वॉइस का और नरेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है अपना उसमें, और ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और जैसे ही पेपर में भी नहीं लिखे मिलेगी, तो दे नहीं रखा आपका एजेंट, अज्यूम किया तो लिखने की कोशिश किया आपने यहाँ पर द क्लीनर, और आपने देखा वाज क्लीन्ड, सेकंड फॉर्म वो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, तो लिखने की कोशिश किया आपने क्लीन्ड, और इसके बाद में लिखा द रूम, ठीक है। अब भी किसी को डाउट हो तो इसको आप वापिस चेंज करके देख सकते हो, द रूम वाज क्लीन्ड। क्लीनर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिख रखा है सी डिड नॉट आइडेंटिफाई एनी मेंबर। देखने में हल्का सेंटेंस है लेकिन बहुत अच्छा सेंटेंस है। सुनो मेरी बात, यदि आपके सामने किसी भी सेंटेंस में लिखा मिले, वो लिखा मिले नॉट, क्या लिखा मिले बोलकर बताओ एक बार, नोट लिखा मिले, इसमें आपके सामने क्या लिख रखा है, नॉट, और इसमें क्या लिख रखा है, एनी। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके होंगे, 2-2 4-4 सेकंड्स के आंसर होंगे, आपने सुनना ध्यान से। यदि आपके सामने लिखा मिले नोट, और नोट के बाद में कहीं पर भी लिखा मिले अपन को एनी, नोट के बाद एनी, देखो नोट लिख रखा है, एनी लिख रखा है, मर्ज करके है ना, यहाँ पर कोई ना कोई शब्द होगा बच्चे, जो बॉक्स बना दिया कोई ना कोई शब्द होगा, और इसको हम मर्ज करके के नए शब्द की उत्पत्ति कर देंगे, और वो शब्द कौन सा बना देंगे, नो। और जैसे ही नो बनाया ना, तो इसके बाद में जो यहाँ पर जो शब्द था उसको उठाया और यहाँ पर रख दिया, यानी नोट को और एनी को मर्ज करके क्या बना देंगे, नो। सपोज करो आपके सामने लिखा नोट, और यहाँ पर लिख दिया एनी, और मैंने लिखा थिंग, एनीथिंग लिख रखा है। नोट को और एनी को मर्ज करके क्या बना दोगे, नो, और इसके बाद में क्या लिख दोगे, थिंग। एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति होगी। नोट और एनी को मर्ज किया तो क्या बन गया, नथिंग बन गया। तो इसी तरीके से मर्ज करके आप लिखोगे ना, तो लिखने की कोशिश की, सबसे पहले आपने यहाँ पर नोट को और एनी को, तो लिखा आपने नो, नो, और जैसे ही इनको नो बना दिया ना दोनों को, तो आपने ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हो, सब्जेक्ट। तो लिखने की कोशिश की नो मेंबर, आपने टेंस देखा पास्ट इंडिफिनिट, तो लिखा वाज आइडेंटिफाइड, इसके बाद में लिखोगे बाई हर। अबे बच्चे को यही नहीं पता चलता कि नो मेंबर आया कहां से, उस एनी मेंबर को वहां पर लिख देगा उठा के, वो गलत हो जाएगा वहीं पर। तो ऐसे शॉर्टकट्स हमने अपने डिस्कशन के दौरान तैयार करने हैं। अगला जो लिख रखा है ना, इसके बच्चे 2 पैसिव बनेंगे, 2 पैसिव बनेंगे, और आपके पेपर में बिल्कुल घुमा देगा पेपर सेटर वॉइस और नरेशन में। तो लिख रखा है सेंटेंस नंबर 4, श्रेया विल गिव तरुण सम टॉफीज टुमारो। अब थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, वो जिक्र किया था ट्रांजिटिव का और इंट्रांजिटिव का। आप मैं आपसे पूछूं, श्रेय विल गिव हूं किसको दिया, कहोगे सर तरुण को ऊम का रिप्लाई दिया तो ट्रांजिटिव, क्या दिया, टॉफी दी, तो ये भी कैसे होगी, ट्रांजिटिव। कब दी, वैन का रिप्लाई दे रहा तो वह कैसे होगी, इंट्रांजिटिव। आपने देखा होगा कि इस सेंटेंस में एक नहीं कितने ऑब्जेक्ट लिखे मिले, 3, वो भले ही 5 दे दे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ ट्रांजिटिव का तो क्या बनेगा, पैसिव, और इंट्रांजिटिव का क्या नहीं बनेगा, कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। तो इसके कितने पैसिव वैलिड हैं, 2 वैलिड हैं भाई, ठीक है। ट्रांजिटिव के एक तो तरुण से और एक सम टॉफीज से टुमारो, ठीक है। तो जैसे आप पैसिव चेंज करोगे इसके, तो लिखने की कोशिश करोगे ना आप, जैसे ही इसका पैसिव चेंज करोगे आप, तो लिखने की कोशिश किया आपने सबसे पहले तरुण, फ्यूचर इंडिफिनिट हुआ तो लिखा विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, गिवन, विल बी गिवन, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट 2 कौन सा होगा, सम टॉफीज, और इसके बाद में लिखने की कोशिश की टुमारो। आपसे किसी भी टीचर से पढ़े होगे, टीचर ने एक बात बताई होगी कि टाइम बताने वाले शब्द हमेशा लास्ट में आते हैं, लेकिन पैसिव में ऐसा कोई भी वैलिड रूल है नहीं। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई रूल वूल होते नहीं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टुमारो, टुमारो के बाद में श्रेया के लिए प्रीपोजिशन बाई, और इसके बाद में क्या लिख देंगे हम, श्रेया। एक तो पैसिव बनेगा ये, लेकिन जैसे ही पैसिव बनाओगे ना आप, जैसे ही पैसिव बनाओगे इसका, तो दूसरा पैसिव बनेगा सम टॉफीज, ऑब्जेक्ट 2 से भी बन सकता है, यानी एक सेंटेंस के कितने वो इससे वैलिड है पैसिव, 2। सम टॉफीज विल बी गिवन, गिवन जैसे ही आ गया तो हमने एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू तरुण बाई श्रेया, बाई के पहले लगा दोगे टुमारो, ये हो गया पैसिव। एक बार ये 5 नंबर के ऊपर लिख रखा है, एक अच्छा सवाल है, एक बार चेंज करके देखो क्या चेंज कर सकते हो आप। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब ये जो है ये शॉर्टकट पेपर के दौरान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका पैसिव जो बनेगा ना वो बनेगा ही लाइक्स। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि वर्ब एडवांस का खेल है। अगला जो आपके सामने इम जो लिख रखा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, पर एक बात बताना मेरे को, कॉमन सेंस लगाना,
पहले से ही हमने सब्जेक्टिव केस लिख रखा है, तो दोबारा ई लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही तो सवाल आते हैं, और रटे रटाए पेपर में ये नहीं पूछेगा ही प्लेज ए क्रिकेट, इसका पैसिव बनाओ, ये तो दुनिया जानती है, वो पूछेगा जो आप नहीं जानते। ठीक है, तो जैसे इनका ई नहीं बनाने की जरूरत है, तो आपने लिखा टू कॉल। अब मैं आपको एक बिल्कुल एक रामबाण तरीका बता देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। यदि आपके पेपर में कहीं पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा मिले, तो उसका पैसिव जो बनेगा ना, वो बनेगा बच्चे टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसे पैसिव चेंज करोगे तो लिखने की कोशिश की आपने टू बी कॉल्ड, और लिखा आपने सर, और इसमें पीपल के लिए प्रेपोजिशन यूज की बाई, और बाई के बाद में क्या लिखेंगे पीपल। पैसिव वॉइस का पेपर में प्रीवियस ईयर की डिस्कशन करेंगे ना, काफी रोल प्ले करेगा, और ये वॉइस अपने प्रीसी राइटिंग में कॉम्प्रिहेंशन में भी काफी दिक्कत करेंगे भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया एक वॉइस का इंट्रोडक्शन। देन वी डिस्कस अबाउट नरेशन। एक बार इसको आप देख लो अच्छे से, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एक बार अच्छे से देख लें आप। देख लिया होगा शायद आपने। स्पीड तो तेज नहीं है। चलो, आपने देख लिया होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक का। और जो टॉपिक जो होगा अपना, वो होगा नरेशन। और ये नरेशन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने पेपर में काफी बार पूछी जाती है। इंट्रोडक्शन है और नरेशन आपने सीखनी है, समझनी है, शॉर्टकट है, देख लियो एक बार। मैं आपके सामने ना नरेशन के कुछ सवाल लिख रहा हूँ एक बार, और उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ साथ आप इनको लिखोगे और चेंज करने की कोशिश करोगे। आप जो भी आंसर लगा सकते हो देख लियो एक बार, ठीक है। बाकी हम अपने पेपर के डिस्कशन के दौरान शॉर्टकट तैयार करते रहेंगे। कीर्ति एक बार चेंज करने की कोशिश करो, शाबाश, जो भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। दो सवाल लिख रखे हैं आपके सामने, एक बार नरेशन चेंज करने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, जो भी चेंज कर सकते हो। चलो मैं करवा देता हूँ चेंज, आपने कर लिए होंगे नरेशन को। जैसे ही चेंज करोगे ना, तो लिखने की कोशिश किया आपने कीर्ति। आपने देखो, ये तो आपके सामने स्पीकर है। स्पीकर बोलने वाला कौन होगा इंग्लिश में? स्पीकर होगा। सुनने वाले को कहते हैं लिसनर। बोल कौन रहा है? कीर्ति, और सुन कौन रहा है? पारस। यदि लिसनर लिखा मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। तो लिखने की कोशिश की कीर्ति टोल्ड, आपने लिखा पारस, इन्वर्टेड कोमा के नाम पर दैट यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर। लिसनर कौन हुआ? पारस। पारस के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? ही। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिख के मिली तो टेंस को चेंज करोगे, और एव टू को चेंज किया एड टू, और आपने लिखने की कोशिश की पे द बिल। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। रीजन बताते चलेंगे जब हम अपने डिस्कशन को डीपली लेके चलेंगे तब। दूसरा लिख रखा है राहुल सेड टू हर यू कैन ट्रस्ट मी आई एम विद यू। आपने देखा कि इन्वर्टेड कोमा में एक नहीं दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस नंबर एक में जो लिख रखा है वो बच्चा रट के जाता है सेड टू टोल्ड, लेकिन सेड टू तो लिख ही नहीं रखा। बस इतना याद रखो कि लिसनर है ना तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। अगला लिख रखा है राहुल सेड टू हर। स्पीकर कौन हो अपना? राहुल। इसमें लिसनर कौन है? हर। तो लिसनर लिखा मिला तो चेंज किया टोल्ड हर इन्वर्टेड कोमा के नाम पर दैट यू सेकंड पर्सन, तो हर के अकॉर्डिंग सी। कैन को चेंज करेंगे कुड ट्रस्ट मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर। और स्पीकर कौन होगा? राहुल। और राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिख दोगे? इम। दो अलग अलग सेंटेंस हो तो उसको हम कनेक्ट करेंगे ना, वो कनेक्ट करेंगे एंड कंजंक्शन से। किससे करोगे बोलकर बताओ? एंड कंजंक्शन से। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, तो राहुल
के अकॉर्डिंग ही, इज एम आर को चेंज किया वाज, और इसके बाद में लिखने की कोशिश की विद यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, और लिसनर कौन है, अर्क, सी का ऑब्जेक्टिव केस आर बनेगा, ये बनेगा भाई इसका नरेशन। ये तो हो गया नरेशन का। अब मैं आपको एक अगली, एक बार इसको देख लो अच्छे से, फिर हम जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे अपने एक अगले सेक्शन का, और वो जिक्र करेंगे ना, वो जिक्र करेंगे अपने, देखो हमने जिक्र किया था स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र और कर लेते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चे अब आपके सामने है, मैंने जिक्र किया था इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज, और इसमें आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, इसको एक बार सभी बच्चे बोलकर देखियो क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी कुछ मैं छोटी छोटी डेफिनेशंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला आपके सामने जो लिख रहा हूँ ना डेफिनेशन अपनी, वो लिख रहा हूँ आपके सामने टॉपिक का नाम, मेरे साथ साथ बोलते चलना, नाउन बोलकर बताओ, नाउन। दूसरा जो होगा ना अपना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रोनाउन, और जो तीसरा जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडजेक्टिव। यहाँ से पेपर में काफी सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और अगला जो होगा ना एडजेक्टिव के बाद में, वो होगा अपना कौन सा, वर्ब। कौन सा होगा बोलकर बताओ, वर्ब। और 5 नंबर पे जो होगा ना वो कौन सा होगा, एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद में अपना अगला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन ये विजिबल, ये जो मार्कर है सर वो विजिबल है ना, ठीक है, ठीक है। देखो ये लिख रखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। और अगला जो लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है प्रीपोजिशन। यहाँ से भी पेपर में सवाल आते हैं। और एक अगला जो होगा ना वो होगा इंटरजेक्शन। ये 8 के 8 आपके सामने क्या लिख दिए, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। हमने एक टॉपिक लिखा था थोड़ी देर पहले, और शायद उसका डिस्कशन आपको मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। और वो जो अपना कौन सा टॉपिक था, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपके सामने जिक्र नहीं किया। क्वेश्चन टैग के कुछ सवाल लिख रहा हूं, एक बार देख लियो। क्वेश्चन टैग होता क्या, जिक्र करेंगे। जैसे मैं कहूं आपके सामने, सी हैड डोनेटेड हर ब्लड थ्राइस, इसका पैसिव बनाओ। मैं कहूं आपके सामने, पैसिव नहीं सॉरी, क्वेश्चन टैग, ईशा नेवर कॉल्ड हिम। क्वेश्चन टैग बनाओ, यहां से भी पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं एक बार सबस। सी हैड डोनेटेड हर ब्लड, देखो क्वेश्चन टैग होता क्या है। मैं कहूं आपके सामने, आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या, लास्ट में जो बोला ना नहीं है क्या, यही अपने आप में क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा अपना, ठीक है। तो ये आपके सामने जो लिख रखा है सी हैड डोनेटेड, ये सेंटेंस पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। हैड नोटेड, हैड डोनेटेड पॉजिटिव हुआ तो टैग बनाओगे इसका एडेंट, और इसके बाद में क्या लिख दोगे, सी, तो टैग बनेगा इसका एडेंट सी। अगला लिख रखा है ईसा नेवर कॉल्ड हिम, नेवर की वजह से सेंटेंस नेगेटिव बना। सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई तो लिखने की कोशिश की डिडेंट, और ईसा के लिए यूज करेंगे हम किसका बोलकर बताओ, सी का। ये बन गया आपके सामने अपना टैग, क्वेश्चन टैग। ये तो अपने पीछे की बात थी, ठीक है। अब अपने जो टॉपिक्स हैं इनका डिस्कशन और कर लेते हैं। इनकी मैं आपके सामने छोटी छोटी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक बार देख लियो, ठीक है। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अपने एक अगले सेक्शन के ऊपर। तो जो नाउन है ना, नाउन, नाउन की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नेमिंग वर्ड। क्या कहेंगे बोलकर बताओ एक बार, नेमिंग वर्ड। दूसरा जो होगा ना, इसको आप कहोगे, वो कहोगे रिप्लेसेस ए नाउन, जो नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस। एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो ये अपने आप में क्वालिफाइज ए नाउन, और नाउन के साथ में क्वालिफाई किसको करेगा, पीआर का मतलब है बच्चे प्रोनाउन। वर्ब की मैं बात करूं, काफी काम है लेकिन फिलहाल के लिए याद रखोगे एक्शन वर्ड। अगला लिख रखा है एडवर्ब। एडवर्ब की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे क्वालिफाई ए वर्ब, जो वर्ब को क्या कर दे, क्वालिफाई। कंजंक्शन की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड। और अगला जो लिख रखा है ना प्रीपोजिशन, इसकी डेफिनेशन में लिखोगे, वो लिखोगे रिलेटिंग वर्ड। और इंटरजेक्शन क्या होगा, आप बैठे हो आपने कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे जैसे हु, रे, ब्रेवो, ओ, आ, आउट्स, दिस ऑल आर इंटरजेक्शन। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड, एक्सप्रेसिंग वर्ड।
ठीक है, ये तो हो गया अपने कि जो ग्रामर की जो जानकारी थी, वो क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, बाकी जब हम पढ़ेंगे अपने पेपर का डिस्कशन उसमें देख लेंगे। अब बच्चे एक अगला सेक्शन और सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगली मैं बात करूं आपके सामने, तो हमने एक सेक्शन का जिक्र किया था, कौन सा, वोकेबलरी का, बोलकर बताओ एक बार, वोकेबलरी का। और एक हमने जो जिक्र किया था ना, वो जिक्र किया था अपना प्रीसी राइटिंग, बोलिए एक बार, प्रीसी राइटिंग। इसका जिक्र आज नहीं करेंगे, तब पढ़ेंगे, तब आगे देखेंगे पेपर के डिस्कशन में। लेकिन वो वोकेबलरी की मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, और वोकेबलरी में आपके सामने हमने जिक्र किया था, वो जिक्र किया था किसका, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वो पेपर में आपके सामने वन वर्ड पूछेगा, अच्छे खासी संख्या में वन वर्ड पूछता है, 5-5 वन वर्ड भी पूछ लेता है। सुनो ध्यान से, वन वर्ड की मैं बात करूं आपके सामने, जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिजोगेमिस्ट। अब आप क्या करते हो, इसको रटने बैठ जाते हो कि ये होगा, स्टेटमेंट नहीं रटनी, तरीके बताऊंगा। जैसे आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, पेपर के डिस्कशन के दौरान और भी डीपली पढ़ेंगे, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रूट वर्ड्स। बोलिए एक बार, रूट वर्ड्स। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहां पर मैं आपको बोलवाऊं, बोलने की कोशिश करना, एक बार पढ़ के देखो। रूट वर्ड्स, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो जिसमें मिज लिखा मिले, तो उसका मीनिंग निकलेगा घृणा करना या नफरत करना, इंग्लिश में हेट कह सकते हो। और जिस भी शब्द में गेम लिखा हो, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, शादी। अब कमाल की बात सुनो, जिस भी वर्ड के लास्ट में IST होना, तो बात करेगा किसकी, पर्सन की। तो शब्द को तोड़ोगे तो टूटा मिज प्लस में O प्लस में गेम प्लस में IST। स्टेटमेंट मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, स्टेटमेंट मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, आप खुद तैयार कर लोगे। मिज का मीनिंग क्या बताया, घृणा करना या नफरत करना, एड्स। O का मीनिंग क्या निकलेगा, ऑफ। जिस भी शब्द को तोड़ो O लिखा मिले तो मीनिंग क्या निकलेगा, ऑफ। और गेम का मीनिंग बताया शादी, शादी यानी मैं जिक्र करूं आपके सामने मैरिज, ठीक है। और IST का जिक्र करोगे तो इसको कहोगे, वो कहोगे ए पर्सन, ए पर्सन नहीं तो इसको हम क्या कहेंगे, वन। किसी भी शब्द को तोड़ोगे ना और IST हो, तो वो क्या निकलेगा, ए पर्सन या वन हो। मैंने अभी तक स्टेटमेंट नहीं बताई है, और आंसर तैयार होगा, ए पर्सन या वन हो एट्स ऑफ ए मैरिज, जो शादी से क्या करता होगा, नफरत करता होगा। ऐसे डिस्कशन को हम अपने पेपर के दौरान लेके चलेंगे। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का और तरीका और मैं बता दूं आपको, सुनो। सिनोनियम्स का और एंटोनियम्स का तरीका, मान लो पेपर में वो आपके सामने एक वर्ड लिख के दे दे, मिस एंथ्रोपी, पढ़ के देखियो एक बार, मिस एंथ्रोपी, वो लिख देगा, और इसके नीचे वो लिख देगा 4 ऑप्शंस, और पूछ लेगा विच वन इज द करेक्ट। इसमें से इसका क्लोजेस्ट सिनोनियम बताना है, एंटोनियम बताना है। और इसका एंटोनियम जब बताओगे ना, तो इसका एंटोनियम जो तैयार होगा, वो तैयार होगा फिलांथ्रोपिस्ट। क्या होगा, बोलकर बताओ, फिलांथ्रोपिस्ट। अब इतने इतने वर्ड को याद कैसे करें सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सुनो मेरी बात, इतने बड़े बड़े वर्ड याद नहीं करने। और जिस भी शब्द में, ये भी ठीक है, ओके सर, ओके। आपके सामने लिख रखा फिलांथ्रोपिस्ट, सुनना मेरी बात ध्यान से। फिल की मैं बात करूं आपके सामने, तो फिल का मीनिंग जो होगा ना, वो होगा प्यार। और एंथ्रो का मीनिंग जो होगा ना, वो क्या होगा, बोलकर बताओ, मानव। क्या निकलेगा, मानव। और मिज की मैं बात करूं, ऊपर हमने घृणा पढ़ लिया था, अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ पढ़ो। मिज का मीनिंग क्या होगा, घृणा। एंथ्रो का मीनिंग क्या निकलेगा, मानव, जो मानव जाति से घृणा करता होगा। अपोजिट तैयार करोगे ना, तो फिल का मीनिंग क्या होता है, प्यार। और एंथ्रो का मीनिंग क्या होगा, मानव, जो मानव जाति से क्या करता होगा, प्यार करता होगा। ये नफरत करता है और ये प्यार करता है। ये अपने वन वर्ड हो गए, ये अपने कुछ सिनोनियम्स एंटोनियम्स। अब पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे मैं आपके सामने एक इडियम लिखूं, और मैं कहूं आपके सामने ऑल एट सी, और इसका यूज हमने करना होगा सेंटेंसेस में। इनका यूज सेंटेंसेस में कैसे करोगे, सुनो। जैसे मैं कहूं आपके सामने एक सेंटेंस लिखो, मैं कहूं आपके सामने नजीम, नजीम विल फेस Nazim will face all the problems because he will be all at sea। ये सेंटेंस बना है, इस तरीके से आपके सामने सेंटेंस बना होगा। नजीम विल फेस ऑल द प्रॉब्लम्स बिकॉज ही विल बी ऑल एट सी। ऑल एट सी का मीनिंग होगा पजल होना, हैरान होना, ठीक है ना। ये तो आपके सामने बच्चे इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देख लिया है कि कैसे काम करते हैं। जो प्रेसी राइटिंग बची है ना, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे जब अपनी
पेपर का डिस्कशन करेंगे। एक बार आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। आज के लिए हमारे पढ़ने पढ़ाने की जो महफिल थी वो यहाँ तक अपनी कंप्लीट होती है, अपना सफर कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी जो भी अपना डिस्कशन होगा ना, वो हम आगे अपने जो पेपर करेंगे तो उसमें हम अपना डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। चलो, सभी को नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।